हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूनिट 4 के या मॉड्यूल 4 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड यूनिट है, जिसमें हॉल इफेक्ट, सेमीकंडक्टर्स, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक हॉल इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अगर हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि एक सिल्वर रिबन है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो है 1 सेंटीमीटर बाय 0.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगर पूरा मैं रीड करके आप लोग चाहते हो तो बताना, तो मैं एक बार रीड करके बात करती हूँ कि यहाँ से सिल्वर रिबन हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 सेंटीमीटर बाय 0.2 सेंटीमीटर। ओके, तो मान लीजिए ये आपका एक सिल्वर रिबन है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ये होता है। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1/0.2 सेंटीमीटर का है। द रिबिन कैरी अ करंट ऑफ 100 एम्पियर। ये रिबिन एक करंट को कैरी कर रहा है, वो कितने का है? 100 एम्पियर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। इट्स लाइज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 टेस्ला। अपने को पता ही है कि जब हॉल इफेक्ट का अपन करते हैं तो उसमें अपन लोग ये मान के चलते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो हो रहा है उसको अपने को किस में रखना पड़ता है? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखना रहता है। तो यहाँ वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 1.5 टेस्ला है। ठीक है, using a density value n is equal to 5.9 into 10 to the power 28 electron per cubic meter for silver. Find the Hall potential between the edges of the ribbon. हमें हॉट पोटेंशियल निकालना है ना। ठीक है, अब तक जो हॉल इफेक्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है या हॉल इफेक्ट में जो फॉर्मूला देखा है वो देख लेते हैं। वो है हमारा हॉल वोल्टेज इज इक्वल टू होगा हॉल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द करंट डिवाइडेड बाय द टी। अब ये टी क्या है? ये थिकनेस, ये टी भी हो सकता है, ये डब्ल्यू भी हो सकता है और ये एल भी हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज वही होगी जैसे कि मान लीजिए आपके पास में मैं करंट जो है या ये कहिए कि जो चार्ज है वो अलोंग द टी जनरेट हुए, है ना। टी के अलोंग जनरेट हुए यानी ऊपर और नीचे जनरेट हुए। और तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगाई? मैग्नेटिक फील्ड आपने उस समय लगाई होगी अलोंग द डब्ल्यू। तो नीचे जो आएगा वो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। ओके, अब अगर आपने उस क्या कर लिया, आपने ने टी के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लगा ली। ठीक है, तो आपका फिर जो जनरेशन होगा वो किसके अलोंग हो जाएगा? डब्ल्यू के अलोंग हो जाएगा। तब यहाँ पर जो नीचे जिस भी साइड में आपने फील्ड लगाई हो, जिस भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिसके भी अलोंग लगाई है वो चीज नीचे आ जाती है। ठीक है, अगर टी के थिकनेस के अलोंग लगाई है तो थिकनेस आ जाती है, विड्थ के अलोंग लगाई तो विड्थ आ जाती है, लेंथ के अलोंग लगाई होती है तो लेंथ नीचे आ जाती है। ठीक है ना, ये बात हमेशा दिमाग के अंदर रखना कि जिसके अलोंग आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं वो रख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया है इन लोगों ने कि किसके अलोंग लगाई है, क्या किया है। बस हमें ये पता है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लग रही है और वो एक क्रॉस सेक्शन के मतलब जो मतलब यहाँ पर सिल्वर रिबन है उसका क्रॉस सेक्शन इतना है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान से अगर बात रखें इस स्टेप के आने से एक स्टेप पहले, यहाँ पर जो है वो होता है कि आपका करंट डेंसिटी होती है जे। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है उस विड्थ का या उस थिकनेस का जिसके अलोंग चार्ज जनरेट हुए हैं। अगर मान लीजिए चार्ज जो है यहाँ पर जनरेट हुए हैं विड्थ के अलोंग। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किसका होगा? डब्ल्यू का, तब टी नीचे नहीं आएगा। ठीक, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक वो कर लेती हूँ कि इसको मैं आप लोगों को या तो एक दिखा देती हूँ कि इससे पहले वाली एक स्टेप होती है जहाँ पर हम लोग जैसे ये मान लेते हैं अपने पास में v है, तो v इज इक्वल टू हमारे पास में जो होता है वैल्यू आती है वो आती है r। ठीक है, आर एच मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, और मान लीजिए आपका उस समय जो चार्ज जनरेट हुआ है वो W के अलोंग जनरेट हुआ है, विड्थ के अलोंग जनरेट हुआ है, तो वो आ जाता है W। ठीक है, क्योंकि ये जो आर एच बी है वो हम लोगों के पास में जो है वो कहाँ से आता है और मल्टीप्लाई बाय द करंट डेंसिटी आती है J। ठीक, तो आर एच बी जे जो होता है वो होता है ई की वैल्यू होती है, ई यानी कि हॉल फील्ड की वैल्यू होती है। तो हम लोगों ने उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू किसकी एक्चुअल में वैल्यू किसकी रख रहे होते हैं? यहाँ पर ई की वैल्यू रख रहे होते हैं। ठीक है, तो ई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है? वी होता है।
ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये W एक्चुअल में क्या है, W इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, है ना, दो दो जो प्लेट्स हैं जिसके अक्रॉस जो है हमारे पास में, मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ एक प्लेट है, और इसके अक्रॉस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारे बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए अगर अगर इसकी इस स्लैब की बात करें, इसमें W के अक्रॉस जनरेट हुआ, अगर मैं मान लो यहाँ पर इसको विड्थ ले लूँ, ठीक है, और मेरा जो जनरेशन हुआ है वो इस यहाँ हुआ है, मतलब इस साइड हुआ है और पीछे हुआ है, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। जैसे हम J की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो J की वैल्यू आप जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो J जो होगा वो क्या होता है, J होता है करंट अपॉन, है ना, J करंट डेंसिटी है, करंट अपॉन एरिया, ठीक है, करंट डेंसिटी यही आएगी। तो जब आप ये J की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो वो क्या आएगी, आपका करंट अपॉन एरिया, तो आपका करंट W आपका कैसे फ्लो कर रहा है, आपके पास में करंट जो है वो तो लेंथ के क्रॉस फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में L की वैल्यू तो नहीं लेते, ये मैंने तब भी समझाया था, तो यहाँ पर आप किसकी वैल्यू लेंगे, W मल्टीप्लाई बाय क्या लेंगे, T लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा, इस पे आपने फोर्स लगाया, तो करंट अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया है तो ये जो एरिया है यही, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ना शुरू करेंगे, आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो हम लोग लेंथ नहीं लेते हैं उस समय, हम कौन सा एरिया, क्योंकि इस एरिया के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के, तो हम W की जो हमारे पास में क्या है, A है, A की जगह पर हम लोग क्या ले लेते हैं, A की जगह पर हम लोग ले लेते हैं, हम लोग A की जगह लेते हैं L ना लेते हुए, ये बात मैंने सब पूरी क्लास में बहुत अच्छे से समझाई थी, I अपॉन हमारे पास में उस कंडीशन में हो जाएगा T है बाय W, ओके, ओके, सो अब क्या होगा, जब आप आई ये J की जगह I अपॉन T बाय W रखते हैं, तो फिर ये W से W क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर J की जगह पर क्या आ जाता है, I बाई T, तो उस समय इक्वेशन क्या हो जाती है, RH/B I/T, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मान लो मुझे ये नहीं रखना है, आई डोंट वांट टू पुट अप द वैल्यू ऑफ J इन द J की वैल्यू पुट करना चाहती हूँ, बट मैं उसमें कोई भी कैंसिलेशन नहीं करना चाहती, तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकती हूँ, उस कंडीशन में मैं वैल्यू को कैसे लिख रही हूँ, I/A के फॉर्म में ही लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर A को W मल्टीप्लाई बाय T के फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, तो अब यहाँ पर L जो है वो एज इट इज बना रहेगा, मतलब यहाँ पर इनने ये मान के चल लिया है कि इनका जो चार्ज जनरेशन हुआ है वो लेंथ के मतलब यहाँ पर हुआ है, लेंथ के क्रॉस हुआ है, मतलब चार्ज जो है वो यहाँ जनरेट इस सरफेस पे हुआ है और पीछे वाले सरफेस पे जनरेट हुआ है, ठीक है, तो इनका जो करंट जो जनरेट हुआ है, यहाँ पर चार्ज जनरेट हुआ है, तो ये वाला स्लैब आगे बढ़ेगा, ये वाली चीज जो है इनकी की वेरिएशन में आ जाएगी, ये वाला जगह पर आपका जनरेशन जो है वो कैसे जनरेट हुआ है, ये इस पे जनरेट हुआ है, ये लेंथ के अक्रॉस जनरेट हुआ है या इनके इस विड्थ के, इसके अक्रॉस इनका जनरेट हुआ है, तो अब इनकी ये स्लैब आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो इनका एरिया उस समय किस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उनका एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय W, ठीक है, तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, लेंथ अपना क्या पहले मल्टीप्लिकेशन में आ रहा था W, क्योंकि अपन ने W के अक्रॉस माना था, ठीक है, तो जिसके भी अक्रॉस, बस एक बात याद रखो, जिसके भी अक्रॉस चार्ज जनरेट होगा वो हमेशा ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, और वो चीज और उसके साथ में मैं नीचे आपके पास में जो भी W है T है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय अभी क्या हो जाएगा, मतलब ये चीज आगे बढ़ना शुरू होगा, ये वाला एरिया जो है वो आगे बढ़ेगा, ओके। तो अब ध्यान से सुनो, I की वैल्यू तो यहाँ दी हुई है, कितनी दी हुई है I की वैल्यू यहाँ पर, और 100 एम्पियर के आसपास I की वैल्यू दी हुई है, ये लिखी हुई है I की वैल्यू कितना दी हुई है, 100 एम्पियर दी हुई है I की वैल्यू, ठीक है, तो 100 एम्पियर क्या हो गई, आपकी I की वैल्यू हो गई, ठीक, अब आपकी I की वैल्यू हो गई 100 एम्पियर, ओके, ये हो गई 100 एम्पियर आपकी I की वैल्यू हो गई। B की वैल्यू यहाँ पर हम देखते हैं, तो B की वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण कितनी हो जाएगी, 1.5 टेस्ला हो जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या रखना है, L की वैल्यू रखनी है, लेंथ रखनी है, तो लेंथ बाय विड्थ होती है, तो लेंथ ये होगी, है ना, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, पर एक बात याद रखो, सेंटीमीटर में नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि देखो यहाँ है एम्पियर और यहाँ पर है मीटर, ठीक है, अगर मीटर है तो फिर सारी यूनिट एक ही जैसी होनी चाहिए, है ना, तो इसको सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर में कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर,
ओके, तो 100 हो गया करंट, टेस्ला 1.5 टेस्ला हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और 1 मल्टीप्लाई पर 10⁻² मीटर लेंथ हो गई। अब n क्या है यहाँ पर? n यहाँ पर है आपकी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन उन्होंने कितनी दे दी है हमको? वो 5.9 इंटू 10⁻28 वो वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में हमको किसकी वैल्यू रखनी है? ई की। ई चार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ठीक है, फिर आपने एरिया की वैल्यू आनी, एरिया आना है, एक बात याद रखना। ठीक है, एरिया लिखना है। तो एरिया क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10⁻²। ठीक है, 10 की पावर कितना आ जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, अब -2 ये हो जाएगा। और अगर मैं बात कर लूँ थोड़ा सा किसकी, अगर मेरे पास में जो है -2 ये आ रहा है, और साथ में क्या लेना है? ये, तो ये आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब क्योंकि 0.2 को आगे लेके 2 कर सकते हैं, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, ये 0.2 को आगे कर लिया ना, पॉइंट को आगे कर लिया, तो इसका -2 और इसका -2 -4, और ये जो पॉइंट आगे जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 0.2 से होगा, तो 0.2 ही आना है। पर उसको अगर 2 लिखना है, तो एक पॉइंट अगर आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर का माइनस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, बस इसको अब आपको सॉल्व करना है। जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा? वोल्टेज होगा। बस इसमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि जिसके भी अक्रॉस, याद हमेशा दिमाग में रखना, जिसके भी अक्रॉस आपके पास में इलेक्ट्रॉन का या चार्ज कैरियर का जनरेशन होता है, उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ आएगी? ऊपर आएगी। अगर लेंथ के क्रॉस होगा तो लेंथ की वैल्यू आएगी, थिकनेस के क्रॉस होगा तो थिकनेस की आएगी, विड्थ के क्रॉस होगा तो विड्थ की आएगी। ठीक है, बाकी उसका एरिया फिर आप चूज करेंगे कि आपको कैसा एरिया मिल रहा है। जैसे लेंथ के क्रॉस हुआ है, तो लेंथ के ये वाला चीज आगे बढ़ेगी, तो लेंथ और टी का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है ना, और अगर विड्थ के क्रॉस अगर हमारे पास में अगर हमारे पास जनरेशन हुआ है, तो उस समय करंट कहाँ बढ़ेगा? इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जब आप लोग काम करें, तो इसमें प्रिकॉशनली करें, एक बार इसको थोड़ा सा और क्लियरली इस चीज को समझ के काम आगे बढ़े। ठीक है ना, अब आगे बढ़ चल रहे हैं। अब आगे भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी हॉल इफेक्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। यहाँ भी आपके पास जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये भी हॉल इफेक्ट का ही है, ये भी हॉल इफेक्ट का, और ये भी हॉल इफेक्ट का, तीनों न्यूमेरिकल हॉल इफेक्ट के ही है। ठीक है, इसमें आपको हॉल कोफिशिएंट निकालना है, तो RH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। ठीक है, और इसके अंदर आपको हॉल वोल्टेज निकालना है, और इसमें भी आपको हॉल वोल्टेज है। बस इस वाले न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें आपको डेंसिटी दी है, कंसंट्रेशन नहीं दी है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि 108 सिल्वर का वेट है, इससे आपको मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा? 10.5 इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको कंसंट्रेशन आपके पास में निकल के यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? RH की वैल्यू भी आप देखें, इस वाले को में RH की सॉरी, इसी वाले में RH की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसमें RH की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, 1/(NE) की। NE में आप कंसंट्रेशन की वैल्यू रख दीजिएगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखिएगा, तो RH की वैल्यू निकल जाएगी। बाकी इन दोनों में, ऊपर वाले में क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में जो है वो RH की वैल्यू दी है। तो ये 3 न्यूमेरिकल आपके सॉल्व करने के लिए, आप इन्हें सॉल्व करके मुझे एज ए फॉर्म ऑफ असाइनमेंट जो है वो सेंड करेंगे। ठीक, एक अब नेक्स्ट और मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि मान लें कि इसमें एक पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, उसमें 0.2 एक माइक्रो एम्पियर, अब इसको ऐसे लेते हैं कि पीएन शोइंग इन अ पॉइंट पीएन जंक्शन and is 0.2 microampere at a room temperature when a large reverse bias voltage is applied. ठीक है, calculate the current when a forward bias of 0.1 voltage is applied. ठीक है, फॉरवर्ड बायस वर्क कर रहा है। पीएन जंक्शन का जब भी न्यूमेरिकल आता है, तो उसमें फॉर ये जो इक्वेशन है, इसे कहते हैं रेक्टिफायर इक्वेशन।
I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस्ट पावर ई वी बाई के टी -1। इस इक्वेशन में आपको वैल्यू रखनी रहती है, ठीक है। रिवर्स सैचुरेटेड करंट या रिवर्स बायस करंट जो होता है वो आई नॉट से रिप्रेजेंट होता है, और जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो करंट होता है आई से रिप्रेजेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो अभी इसमें अभी हमको इसमें देखने की बात है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। इसमें हम लोग का जो है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, अगर 2 एम्पियर मान लीजिए करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। और रिवर्स सैचुरेटेड करंट इसमें कितना दिया है, 0.2 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। तो अभी माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको 10⁻⁻⁶ का यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना जो है कि आपको सपोज दैट आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है यहाँ से, है ना। तो आपने वोल्टेज करना है, कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना है कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या करना है, आपने आई की वैल्यू यहाँ पर सपोज कर दी, पुट कर दी, ठीक है। या जैसे ये क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर नीचे मैंने सोल्यूशन किया हुआ है। तो आप इसको क्या लिखा था, रिवर्स कैलकुलेटेड करंट इन अ जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड एट 300 Kelvin is 0.2 microampere, where how much potential is required to obtain the 2.0 ampere current is the forward bias, ठीक है। तो रिवर्स सैचुरेटेड करंट यहाँ पर कितना है, 0.2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। 2 एम्पियर जो है यहाँ पर करंट की वैल्यू आ गई। अब ई रेस और ई वी बाई के टी -1 एज इट इज रख दिया, ठीक। अब इस वैल्यू को इसके नीचे ले जाके पहले डिवाइड कर दिया, और फिर इस माइनस को उधर ले गए तो वो +1 में कन्वर्ट हो गया। ये तो सीधे सीधे आपको समझ में ही आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू 0.7 कैसे, क्योंकि 0.2 हटा के मैंने 2 लिखा होगा, तो ये -6 से -7 हो जाएगी। -6 ऊपर जाएगा, -7 ऊपर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल होके 1 बन जाएगा, +1 आ जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा कितना, 10⁻7 +1। अब यहाँ से e की पावर हटानी, क्योंकि ये ई वी बाई के टी, अच्छा ये जो e है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये एक्सपोनेंशियल वाला ही है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। और k क्या है, यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन मॉडल कितना होता है, 1.3807 इंटू 10⁻⁻, ये वाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो अब दोनों तरफ लॉग जैसे ही आप लेंगे तो ये ई जो है वो लॉग लेने पे हट जाता है, तो ये लॉग आ जाएगा, ये ई वी ए बाई के टी है। अब आपको क्या करें, या तो आप इसके पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लें, नहीं कैलकुलेट करना है तो के टी नीचे यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो डिवाइड में आ जाएगा। सारी वैल्यू जब आप पुटअप करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.18 वोल्ट्स आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसको भी कैलकुलेट कर लेना, पर इसमें बस ध्यान रखना कि इसमें वोल्टेज दिया है और करंट निकालना है, ठीक है। और ऑलरेडी सैचुरेटेड करंट ऑलरेडी दे के रखा है कि रूम टेम्परेचर पे रिवर्स करंट इसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इसमें आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको को निकालना है टेम्परेचर। जैसे इसमें लिखा है एट व्हाट टेम्परेचर वी कैन expect a 10% probability that electron in a silver have an energy which is 1% above the Fermi energy, okay। तो सॉल्व करने के लिए ये फर्मी एनर्जी का हम लोगों को फॉर्मूला पता है ना, सबको पता है ये फर्मी एनर्जी वाला, ये अपन लोगों ने कैलकुलेट किया है जब अपन लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी करी है, फर्मी एनर्जी कैलकुलेट किया है। तो फर्मी एनर्जी लेवल ये क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10% है, तो उसका फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 10/100 यानी 0.1, ठीक है। फर्मी एनर्जी सिल्वर के लिए कितनी दी है, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें कहाँ निकालनी है, 1% अबो निकालनी है। तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू ई है, ई जो एनर्जी है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, फर्मी एनर्जी लेवल से 1% अबो होना चाहिए। तो फर्मी एनर्जी लेवल है ई एफ, प्लस ई एफ का कितना परसेंट, 1%, तो 1/100 लगा दिया। तो ई एफ का 1, ई एफ की वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसको ऐड किया तो इतना हमारे पास में किसकी वैल्यू आई, एनर्जी की। अब हमें क्या करना है, हमें ई माइनस ई एफ निकालना है, तो हम ई माइनस ई एफ निकाल लेंगे। अच्छा के टी वही तरीका है, के की वैल्यू हमको पता ही है, टी हमारे पास में जो है वो हमें निकालना है, तो टी की वैल्यू हम एज इट इज यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब सारा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, पूरा कैलकुलेशन ये नीचे का सबका कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आ रहा है 637.7 टी +1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में 0.1 आ गया,
ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को आगे का कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। ठीक, तो पॉइंट वन का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों ने क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, पॉइंट वन को नीचे ले आएंगे, तो पॉइंट वन अपॉन पॉइंट वन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। हम लोग जैसे ही इसका लॉग ले लेते हैं, ठीक है, इसका हम लोग लॉग इसको -1 +1 को इधर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो फिर इसका क्या निकल के आ जाएगा, लॉग निकल के ये लॉग ले लेंगे तो एक्सपोनेंशियल हट जाएगा। और फिर लॉग लेने के बाद में हम यहाँ पर टी को इस साइड की ओर ले जाएंगे और 637.7 से इस log ऑफ 9 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 290.2 केल्विन। ठीक है, तो अब इसी से एक और सवाल है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन स्टेट टू बी ऑक्यूपाइड एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ द एनर्जी ऑफ दिस स्टेट लाइज 0.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबो एंड 0.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द फर्मी एनर्जी लेवल। अच्छा देखो, ये तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड। अगर नॉट ऑक्यूपाइड करके आता है तो इसको 1 में से माइनस कर लेना। ये तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग द एनर्जी। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑक्यूपाइंग होगी तो इस पूरी मतलब कि ये फिर वो क्या, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एफ ई। ठीक है, इस मतलब कि नॉट ऑक्यूपाइड के लिए मैं फिर बोल रही हूँ, ये कंडीशन कब की है, जबकि नॉट ऑक्यूपाई है, मतलब ये तो है ऑक्यूपाइंग के लिए है। ठीक है, ये वाला अगर ऑक्यूपाइंग नहीं होता है, ठीक है, अगर कंडीशन क्या बोल देता है, नॉट, ठीक है, नॉट ऑक्यूपाइंग निकाली है। ठीक है, अगर नॉट के में आ जाता है, नॉट ऑक्यूपाइंग आ जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एफ ई, 1 माइनस एफ ई हो जाएगा, यानी ये पूरा भी जो होगा, ठीक है, ये पूरा भी किससे माइनस हो जाएगा, 1 से, 1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, आज ये हो जाएगा। ठीक है, नॉट ऑक्यूपाइंग की कंडीशन में, ऑक्यूपाइंग की कंडीशन में नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास में अभी तो हमारे पास किसकी कंडीशन है, ऑक्यूपाइंग की कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास में, कंडीशन जो है नॉट ऑक्यूपाइंग की नहीं है हमारे पास, कंडीशन जो है वो किसकी है, ऑक्यूपाइंग की कंडीशन है। ठीक, तो अब हम ऑक्यूपाइंग की कंडीशन में इसका कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्यूपाइंग की कंडीशन में कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, एक बार इस जो एनर्जी स्टेट है वो ऊपर है, अबो है, ठीक है, और दूसरी बार एनर्जी स्टेट जो है वो बिलो है, नीचे है। तो अगर एनर्जी स्टेट ऊपर है तो ई माइनस ई एफ बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमको यहाँ पर ई माइनस ई एफ की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बाकी के और टी की वैल्यू अब तो सबको पता है, के की वैल्यू आपको मैंने बताई दी है कितनी है, और टी आप कैसे करेंगे, जैसे ये टी आपको यहाँ पर आप कितना दिया है, ये आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैल्विन में। तो कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे टेम्परेचर अगर अगर आपके पास में डिग्री सेल्सियस में है तो कैल्विन में आपको कन्वर्ट करना है, तो कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 273, ठीक है, किससे, 273 में कितना ऐड कर लेंगे, आप ऐड कर लेंगे इसके अंदर 20। ठीक है, तो 20 को जब आप ऐड करेंगे 273 में, तो जो टेम्परेचर है वो आपका किससे किससे कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब अगर आपको पहले तो आपको ये काम करना है कि आपको डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, कैल्विन में कन्वर्ट करना है, और फिर आपके जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट डोंट फॉरगेट दैट कि ये केटी जो है वो जूल में एनर्जी देता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी नहीं देता। तो आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस केटी को डिवाइडेड बाय जो है इलेक्ट्रॉन से करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। के की वैल्यू आप जो है वही सेम रखिए, टी की वैल्यू जो है वो आप डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करके कैल्विन में कर लीजिए, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि के टी की वैल्यू आती है जूल में, पर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, और फिर वैल्यू रखिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों हम लोग डिवाइड करने की बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में जो ई माइनस ई एफ की वैल्यू है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, नीचे भी, तभी दोनों की पावर कैंसिल होगी। ई की पावर हमेशा यूनिटलेस होना चाहिए, ये आपको मालूम है। ठीक, तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर वैल्यू जो
है दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख के इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, जबकि अबो है, बिलो है, ये है जो एनर्जी लेवल है बिलो है, बिलो होना है मतलब कि ई की वैल्यू जो ई एफ ऊपर हो जाएगा, ई नीचे हो जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि अब ई आपका जो है एनर्जी जो है वो आपकी ई बिलो हो गई, नीचे आ गई, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। जब आपका यहाँ माइनस साइन लग के आएगा, ठीक है तो उस कंडीशन में वैल्यू जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो फर्मी एनर्जी लेवल का ये सम आपको मेरे को लगता है अब आ गया है, ठीक है। तो आप ये सारे सम जो है वो कंप्लीट कर लीजिए और इससे मिलते जुलते थोड़े से सम कर लीजिए, और कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज